सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद से बीजेपी एक्शन मोड में है। संगठन से लेकर सरकार तक चुनावी कसरत में जुट चुकी है। मिशन 23 को लेकर सीएम शिवराज समेत पार्टी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। मकसद सिर्फ सरकार की उपलब्धियों को आवाम तक पहुंचाना और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। खुद सूबे के मुखिया शिवराज इसको लेकर मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। इस कड़ी में शिवराज सरकार पचमढ़ी में डेरा डाले हुए है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन कई जनहितैषी मुद्दों पर मंथन किया गया। सीएम शिवराज के सामने मंत्रियों ने विभागीय संबंधित सुझाव दिए, जिसमें कई मुद्दों पर मुहर लगी। शिवराज सरकार दोबारा शुरू करेगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। अप्रैल से दोबारा होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू। सबसे पहले कराए जाएंगे गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास और कबीर दास के स्थलों के दर्शन। मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री भी ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के साथ जाएंगे। स्पीकर सिस्टम के माध्यम से बोगी में दी जाएगी तीर्थ स्थलों की जानकारी। कुछ स्थलों को हवाई तीर्थ दर्शन यात्रा से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी होगी शुरू। अप्रैल से दोबारा शुरू होगी कन्या विवाह योजना। कन्या विवाह की तिथियों का साल भर का बनेगा कैलेंडर। 2 मई को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी उत्सव। 2 से 11 मई तक संभागों में जिलेवार होंगे कार्यक्रम। 41 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियों के परिवार को जोड़ने के लिए कार्यक्रम। पीडीएस सिस्टम पर हुआ मंथन। राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने नई व्यवस्था लागू। पूरे प्रदेश में राशन वितरण की होगी सघन जांच। मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। आज जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें जो हमारी पूर्व की योजनाएं, खासकर वो जो बंद कर दी थी कमलनाथ जी के आदरणीय के द्वारा, उन्हें नए रूप में उन्हें आप सबके सामने रखना। उसमें से हमारी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अब ये पुनः अप्रैल में प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले से वो इस तरह की कन्यादान योजना करते थे अपने क्षेत्र में, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश में इस योजना को उन्होंने लागू किया। ये योजना भी अगले माह से ही लागू की जाएगी। गरीब का खाद्यान्न कोई खाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल का हकदार ही होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस चिंतन शिविर के जरिए बीजेपी जीत का फॉर्मूला तैयार कर रणनीति बना रही है। हालांकि विपक्ष बीजेपी की कवायद से इत्तेफाक नहीं रखता। इतने वर्षों से क्या कर रहे थे? आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। 2 साल खुशहाल प्रगति का, 13 साल में क्या किया? 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो 13 साल में 3-13 किया क्या? महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों के काम धंधे बंद हो गए। चिंतन करके आए, नई योजना बनाओ, उसका आप बताइए। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। समय समय पर बीजेपी का चिंतन शिविर आयोजित होता है। कुल मिलाकर इस चिंतन शिविर से जो अमृत निकलेगा उसे पार्टी जमीनी स्तर पर लेकर जाएगी और इसकी परीक्षा साल 2023 में होगी, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे चिंतन शिविर को लेकर, जिसके जरिए अब पुरानी योजनाओं को वापस दोबारा शुरू करने की बात कही गई है और इस योजना का फायदा सीधे जनता को मिलेगा। लेकिन इस योजनाओं के जरिए जो सरकार कोशिश कर रही है जनता के बीच पहुंचने की, आखिर कांग्रेस उसके लिए क्या काट खोजकर सामने लेकर आएगी और क्या ये योजनाएं आने वाले चुनावों में भी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी? इन बिंदुओं पर बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। चिंतन शिविर से निकले अमृत का जनता को मिलेगा कितना फायदा? क्या चिंतन शिविर के बहाने बीजेपी की मिशन 2023 की तैयारी? योजनाओं की रीलॉन्चिंग कराएगी 23 में बीजेपी की सत्ता वापसी।
और सरकार की कवायद की काट कांग्रेस के पास क्या होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, सरकार के चिंतन शिविर पर भी सवाल खड़े कर रही है और उसका कहना है कि केवल इवेंट की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन क्या ये इवेंट आने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए फायदा साबित हो सकता है? इस पर बात करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोहिया जी जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अतुल पाठक जी हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। और रवि सक्सेना जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी रवि जी, क्योंकि रिपोर्ट ये कह रही है कि आज जिस तरीके से दोबारा कुछ योजनाएं शुरू की हैं शिवराज सरकार ने, आज अगर देखा जाए चिंतन शिविर का जिस तरीके का पहला दिन गुजरा और उसके बाद तीर्थ दर्शन योजना की बात कही गई है, साथ ही राशन की गड़बड़ी रोकने की बात कही गई है, ऐसे तमाम बिंदु जो सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि इससे जनता को फायदा मिलेगा? क्योंकि सरकार की कोशिश यही है। देखिए नाज़नीन जी, मैं समझता हूं कि ऐसी अकर्मण्य और नकारा सरकार जो कि 17 साल के अंदर कोई रोडमैप नहीं बना पाई। अभी हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें मध्य प्रदेश में 36.66% लगभग मतलब 3.5 करोड़ जनता इस मध्य प्रदेश की गरीब है। ये नीति आयोग ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप अगर देखें कि ये राशन की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं राशन में पीडीएस घोटाला किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने किया, जो आज भी इनका पदाधिकारी बना बैठा है। अगर आप तीर्थ दर्शन की बात करें तो तीर्थ दर्शन अब हवाई होगी। 86 करोड़ का प्लेन खरीद लिया है, मुख्यमंत्री जी साथ में जाएंगे तो हवाई होगी अब। अरे भाई, गरीबों को बख्शो, उनको झूठे आश्वासन और सपने दिखाना बंद करो। हकीकत में आज मध्य प्रदेश जो है वो छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। इस पर चिंतन करो कि कैसे हम अपने युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। अभी आज ही रिपोर्ट आई है कि इनका जो व्यापम घोटाला था उसका नाम बदल दिया व्यापम का, और आज फिर एक घोटाला सामने आ गया कि एक परीक्षा में फिर पेपर आउट हो गए और बच्चों का भविष्य जो है वो फिर जो है गर्त में चला गया। ठीक है। अभी कृषि विस्तार अधिकारियों की परीक्षा की, उसमें भ्रष्टाचार, हम उसकी जांच करेंगे। अरे भाई, कब जांच करोगे? किसको सजा दोगे? इनके स्वयं के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ फोटो निकल के आए कि जिन अभ्यर्थियों को, जिन परीक्षार्थियों को पास किया गया टॉप में, वो सब कुछ, वो सारे के सारे लोग एक क्षेत्र विशेष के थे और एक क्षेत्र विशेष के नेता के वो सहोदर थे। तो आप देखें कि मेरी बात पूरी करने दीजिए 2 मिनट। अब अगर इस तरह के चिंतन शिविर की बात है तो मैं कहता हूं शिवराज जी, बराए करम चिंता शिविर कीजिए। इस मध्य प्रदेश का मुस्तकबिल डूब रहा है। आज भी मध्य प्रदेश जो है वो बीमारू राज्य की श्रेणी में है और आप कहते हैं मैंने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिया। आज भी आप केंद्र सरकार से जो है बीमारू राज्य की ग्रांट ले रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए का आपने कर्जा कर दिया। कर्जा लेके घी पी रहे हैं, पचमढ़ी में जाके आप मौज मस्ती कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को वहां ले जाके आप करोड़ रुपया वहां स्वाहा कर रहे हैं। अरे इस रुपए से स्कूल खुल जाते, इस रुपया से कोई वाचनालय औषधालय खुल जाते, कुछ ऐसा काम हो जाता कि गरीब का भला हो जाता। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा सचिवालय बनाया है, करोड़ों रुपए का सचिवालय बनाया है, क्या वो जगह आपको ठीक नहीं लग रही है? पर हमें तो मौज मस्ती करनी है। कभी हनुमंतिया जाना है, कभी सीहोर में क्रिसेंट में जाना है और अब पचमढ़ी में जाना है और जाकर वहां पर मौज मस्ती करना है और जनता के पैसे को स्वाहा करना है और नाम लेना है कि हम जनता की चिंतन कर रहे हैं। वाह क्या बात है, अभी तक चिंतन ही चिंतन कर रहा है। जवाब चाहेंगे आपसे, चिंतन नहीं चिंता करने की जरूरत है? नहीं, दोनों बातें हैं। हमें चिंता है, इसी के लिए हम चिंतन कर रहे हैं। जिन्हें चिंता नहीं थी उन्होंने कभी चिंतन नहीं किया। मैं आपको 2-4 बातें बता दूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, जिस कांग्रेस पार्टी ने संबल योजना बंद कर दी थी, जिनने बेटियों के विवाह की राशि कागज में तो 28,000 से बढ़ाकर 51,000 की, परंतु उन आज बेटियों के बेटे बेटे भी होने वाले, वो राशि दी नहीं कभी। और जब ये सब काम वहां पचमढ़ी से प्रारंभ होने का काम हो रहा है तो इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, वो वाजिब है।
उसमें कोई हम कभी उम्मीद नहीं करते कि इनको कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि जिन्होंने जनता के काम को कभी ध्यान में ही नहीं रखा, जिनके निगाह में कि कमलनाथ जी की सरकार ने सक्सेना जी 21,000 से बीच में नहीं बोला था, आप बीच में नहीं बोला था, नहीं गलत बात है। सुन लीजिए, मैं केवल आप ही की बात को करेक्ट कर रहा हूँ, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए, जवाब भी ले लेना जरूरी है। जी बोलिए सर। नहीं, आपके केवल सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने आपको जवाब दिए हैं, और ये केवल इसी जवाब तो आपको दिया था। आप तो गद्दारों के दम पे सरकार में बैठे हो, जनतंत्र में तो आपको हटा दिया गया था। आप ये बातें मत करिए, आपको तो इस प्रदेश की जनता ने धकेल दिया था, सत्ता से च्युत कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। आप लोग तो जबरदस्ती की सरकार बना के बैठे हो, गद्दारों के दम पे सरकार बना के बैठे हो। आपको तो इस प्रदेश की जनता ने हटा दिया था, हटा दिया था। इस बात को ध्यान रखिए। जवाब आपको लेने, ठीक है लोया साहब, सुन नहीं सकते। लोया साहब, मुद्दे पर आते, मुद्दे पर बात करना पड़ेगी। नेतागिरी नहीं चलेगी यहाँ पर। ये चैनल है, चैनल पे हजारों लोग देखते हैं इस चैनल को। झूठ बातें नहीं कही चलेंगी। जी अभी तो शुरुआत ही हुई है। क्षमा चाहूंगा। जी बोलिए लोया साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। पूर्ण क्षमा के साथ मैं कहूंगा, नहीं पहले आप ये सुनिश्चित करिए कि ये बीच में नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आप झूठ नहीं बोलेंगे। मैं बाहर हो रहा हूँ नाज़रीन। अरे सर बोलिए बोलिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अरे नहीं बोलिए। ये क्या है, ये सच का ठेका इसके पास है क्या, कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? शब्दों का चयन दोनों रखें प्लीज, प्लीज सर प्लीज। आप दोनों से बात करूंगी, चलिए ठीक है, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए कुछ वक्त के लिए। रवि जी भी रुके, आप भी रुक जाइए। अतुल जी, आरोप प्रत्यारोप नए नहीं है, लेकिन सवाल पूछे जाने पर बौखलाहट जाना ये भी ठीक नहीं है। दोनों के लिए ये बात कहेंगे, जब एक दूसरे पर बात आती है, नई पुरानी बातें उखड़ती हैं, लेकिन अगर भविष्य की चिंता हो रही है, कुछ योजनाएं रीलॉन्च हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे जनता को भी फायदा मिलेगा और आने वाले चुनावों में बीजेपी भी इसका लाभ ले सकती है? देखिए, रवि सक्सेना जी बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब किस तरह के हालात थे ये भी वो जानते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मुझे नहीं लगता कि पुरानी योजनाओं को रिलॉन्च करके भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच कोई बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। निश्चित रूप से पुरानी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इनको रिलॉन्च करना चाहिए, लेकिन चिंतन बैठक क्या सिर्फ पुरानी योजनाओं को रिलॉन्च करने तक सीमित रहेगी? ठीक है। जनता का क्या फीडबैक है, जनता के बीच में सरकार की छवि क्या है, प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोड, पानी, बिजली, इन तीनों मुद्दों पर क्या हालात हैं, इन सब को लेकर भी क्या सरकार चिंतन करेगी? निश्चित रूप से आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं, लेकिन बुलडोजर क्या सिर्फ अपराधियों पर चलेगा जब वो अपराध करेंगे, या बुलडोजर तब चलेगा जब अवैध निर्माण होंगे? जी। ये सारी बातें हैं जिन पर चिंतन करना चाहिए। जमीनी हकीकत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं भागना चाहिए। यदि अभी भी सरकार की छवि को दुरुस्त करना है, 2024 के इलेक्शन को, 23 के इलेक्शन को जीतना है, तो लोगों के फीडबैक को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तरफा निर्णय लेना या योजनाएं लागू करना ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। लोया साहब, कुछ जरूरी सवाल अतुल जी ने उठाए, जवाब चाहेंगे आपसे। मैं नाजनी जी वही कह रहा हूं, हम वहां अपनी पीठ थपथपाने नहीं गए। 48 घंटे तक पूरी कैबिनेट के साथी आपस में डिस्कशन करेंगे और आपस में वो प्राकृतिक वातावरण में गए, और इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब वहां चर्चा क्या हो रही है कि हम किस तरह गरीब का कल्याण कर सकते हैं, राशन वितरण में अगर कहीं चोरी होती तो उसे कैसे रोकना है, सीएम राइज स्कूल हैं उनके उन्नयन के लिए हमें क्या करना है, इस प्रदेश की शिक्षा को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस प्रदेश को हम किस तरह जो तीर्थ दर्शन योजना बनती उसको और अच्छे से कर सकते हैं। लाडली लक्ष्मी 2 मई से 11 मई तक का लाडली लक्ष्मी दिवस मना जाएगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सब वो योजनाएं हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों के शासन के प्रदेशों ने भी स्वीकार किया और मध्य प्रदेश का लोहा माना, उनको बेहतर ढंग से हम लागू कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है जिसमें तकलीफ होती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारें कहती हैं कि आपने 51,000 तो किया परंतु बेटियों को लाभ नहीं मिला, हम वापस से अप्रैल से उन्हें फिर से विवाह समारोह करेंगे और बेटियों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और जब भी जनता को लाभ होता है, चाहे वे बेटियां हो, चाहे युवा हो
और चाहे मध्य प्रदेश का गांव गरीब ठीक है लोया साहब, ये तो ठीक है कि आप कन्यादान योजना के तहत राशि देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप कन्याओं के साथ साथ और जो कन्याएं हैं, जो युवा हैं, जो यूथ है, जो नौकरी भी चाहता है, जो काम चाहता है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो आप बात कहते हैं, उसके तहत भी आप कुछ करेंगे? वो भी इस चिंतन शिविर में है? मैं आपसे फिर बता रहा हूं कैसे चिंतन शिविर में नहीं। हम तो 12 जनवरी से लगातार गांव जाकर, शहर जाकर रोजगार मेले लगा रहे हैं और केवल 12 जनवरी से 24 फरवरी तक हमने 5 लाख रोजगार जनरेट करने का काम किया। और उसके बाद ये तय किया कि हम प्रत्येक माह हर विकास खंड पर रोजगार मेला लगाएंगे और जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करके रहेंगे। हम ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें काम नहीं करते, और यदि वो ना करते होते तो जनता हमें बार बार नहीं चुनती नाज़नीन जी। ये जो जनता कांग्रेस को नकार देती है उसके कारण कांग्रेस को खोजना पड़ेंगे। केवल आप टीवी पर जोर से बोलकर जनता का दिल नहीं जीत सकते। नहीं, लेकिन अतुल जी ने जो कहा कि आपको जनता का दिल जीतने के लिए भी कुछ नया सोचने की जरूरत है, जनता के बीच में जो मूलभूत सुविधाओं की अब भी कमी दिख रही है उस पर भी बात करने की जरूरत है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य आपकी पार्टी ने रखा है, आप सरकार में है, उस पर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हम पीछे चल रहे हैं, क्या उस पर भी बात होगी? जी बिल्कुल होगी नाज़नीन जी। अभी आपको मालूम है कि गलत तरीके से कर्ज माफी की घोषणा करने वालों ने किसानों को एनपीए कर दिया। उन किसानों का ब्याज जमा करके उनका अकाउंट रेगुलर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार कर रही है। 88 लाख उपभोक्ताओं का बिजली का बिल भी हम ही माफ कर रहे हैं। परंतु और भी क्या बेहतर कर सकते हैं उसकी चर्चा यहाँ हो रही है कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। हमने जो किया है वो बेहतर है, परंतु हमेशा कोई काम पूर्ण नहीं होता, उसे और अच्छा करने की गुंजाइश उसमें रहती है। और ये चिंतन शिविर जो योजनाएं चल रही हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन हो और जो नई योजना है उन पर बातचीत हो, और इसी पर्पस से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 2 दिन की बैठक रखी। चलिए, बीजेपी अपने लिए आगे का रोड मैप तय कर रही है, 1.5 साल आगे जो बाकी है उसकी बात यहाँ पर बीजेपी कर रही है, लेकिन आपकी तरफ से क्या कोशिश रहेगी कि आप सरकार को कैसे सही बात, सही सुझाव दे सकें, या कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए कैसे तैयारी करेगी? नहीं देखिए, मैं तो कह रहा हूं आपको कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार इस मध्य प्रदेश में है जो 17 साल तक अपना रोड मैप ही नहीं बना पाई। अब आज कहते हैं कि साहब कन्यादान को हम रीलॉन्चिंग करेंगे। अरे आप ये तो पता कर लीजिए, आपके एक वरिष्ठ मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उनके रिश्तेदार ने कितना बड़ा कन्यादान योजना के अंदर घोटाला किया, करोड़ों रुपए का उनके क्षेत्र के अंदर। उसकी तो जांच कर लीजिए, उसकी चिंता कर लीजिए कि उन बच्चियों के साथ किस तरह का आपने घोटाला किया। उन बच्चियों के विवाह के नाम पे आपने अपने घर को भर लिया। बच्चियों को पैसा देना चाहिए था, वो पैसा जो है आपने घोटाला करके अपने घर में रख लिया। शर्म आनी चाहिए। इस पर चिंता कीजिए, इस पर चिंतन कीजिए। बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो आप खराब कर रहे हैं। आज तक कोई रोजगार की योजना नहीं है। मेला करेंगे, इवेंट करेंगे। अरे भाई, कोई डेटा दो कि आज तक हमने इतने बच्चों को नौकरी दी, इतने बच्चों को नौकरी लगाने की सुविधा दी। कोई काम नहीं। अभी आप देख लें 80,000 पद इस मध्य प्रदेश के अंदर खाली पड़े हैं, कोई उस पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। जिनकी नियुक्ति हुई अभी ओबीसी के साथ उनकी लिस्ट को रोक लिया गया। आप देखें तो ये सरकार कर क्या रही है? लगातार इस प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी करती है, इवेंट करती है और फिर अपनी ही पीठ थपथपाने लगती है। तू मेरी पीठ थपथपा, मैं तेरी पीठ थपथपाऊं, इसके अलावा कोई काम नहीं। अब आप देखें जो चिंतन शिविर हो रहा है, क्या वो सारी बातें, क्या मंत्री कहीं और लंदन पेरिस में रहते हैं, क्या भोपाल में रहते हैं? इतना बड़ा करोड़ों रुपए का सचिवालय है, वहां बड़े बड़े हॉल हैं, वहां बैठ के बात कीजिए। सारे आईएएस अधिकारी आपके पास हैं, आईपीएस आपके पास हैं, सारा अमला यहां पर है, उनके साथ बैठिए, बात कीजिए और समझिए कि जहां जहां गलतियां हो रही हैं उनको सजा मिल सके और जो आपने जांच बिठाई है उनके नतीजे सामने आ सके। ठीक है, कुछ होना नहीं है, केवल मुंह की जगलरी करने के अलावा, एक दूसरे की वाहवाही करने के अलावा कोई काम नहीं है। चलिए ठीक है अतुल जी, एक बात जो बार बार कांग्रेस सवाल के तौर पर पूछती है कि बाहर जाकर इस तरीके से कैबिनेट का आयोजन करने की क्या जरूरत है, जब प्रदेश में अगर देखा जाए कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है, अलग से पैसा खर्च करना और इसे बार बार ये नाम देना कांग्रेस की तरफ से कि सिर्फ ये घूमने फिरने के लिए, इवेंट के लिए सरकार इस तरह के आयोजन करती है। क्या आपको लगता है कि जरूरी था, या फिर भोपाल में रहकर जैसा कि बार बार कांग्रेस कह रही है कि इस तरह की बातचीत यहां भी हो सकती थी?
देखिए, रवि सक्सेना जी का अपना मत है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। आप पचमढ़ी जाइए, आप कान्हा जाइए, आप कहीं भी जाइए, प्रदेश से बाहर निकलिए और वहां पर बैठक कीजिए, चिंतन कीजिए, एक साथ जाना, बस में बैठना, तो आपसी सामंजस्य तो बढ़ता ही है। मंत्रियों में यदि किसी तरह की कोई मतभिन्नता है वो भी दूर होती है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। लेकिन शो, इवेंट और घोषणाएं, शिगुफे, इनसे सरकारें नहीं चलना चाहिए। मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं, राजनीति की बात कर रहा हूं कि राजनीति का चरित्र कैसा हो गया है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2018 के बाद 15 महीने फिर कांग्रेस की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने भी लंबे समय तक राज किया। लेकिन आज मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ का मास्टर प्लान नहीं है। हम जब अपने घर से निकलते हैं तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के बीच में हम जो हालात देखते हैं, सड़कों के हालात, नालियों के हालात, ट्रैफिक जाम के हालात, धूल के हालात, पॉल्यूशन के हालात, तो वो दिखाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जो भी हो, राजनीतिक दलों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए सरकारें चलाई हैं। शो, शिगुफे, इवेंट्स, चिंतन मंथन, ये सारी चीजें जनता के लिए शायद ही होती हो। मुझे लगता है कि यदि चिंतन वाकई होता तो प्रदेश की सूरत बदल चुकी होती। कांग्रेस ने जिस हालात में प्रदेश छोड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस हालात में प्रदेश को लाकर खड़ा किया है, दोनों ही संतोषजनक नहीं किए जा सकते। वास्तव में चिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि जनता राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को किस काम से चुनती है, किस काम से सत्ता में बिठाती है। क्या वो काम वाकई ईमानदारी से हो रहा है? क्या राजनेता अपना जेब भरने की बजाय जनता का जेब भरने की सोचते हैं, लोगों को रोजगार देने की सोचते हैं, और जो उनके हुकूक हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वाकई उस पर ईमानदारी से काम होता है? लोया साहब, ये सवाल बहुत वाजिब है, और क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है ना ही एक्टिव है, ना ही वो कहीं स्टैंड करती हुई आपको नजर आ रही है, विपक्ष की भूमिका में भी आपको वो कमजोर लगती है, और ऐसे में क्योंकि सरकार में ज्यादा वक्त भारतीय जनता पार्टी रही है, 15 महीने के कार्यकाल को भी आप बहुत अच्छे तौर पे नहीं देखते। आपने कहा कि उपचुनावों में भी जनता ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, तो क्या आपको लगता है कि अब आपका सीधा मुकाबला खुद से है, और ऐसे में कई सवाल जो है उसके जवाब जनता आपसे ही चाहती है? देखिए, मैं आपसे कहता हूं, जनता यदि भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा रखती है, विकास की अपेक्षा रखती है, तो यह बात हमें प्रसन्न होने की है कि जनता हम पर विश्वास तो करती है। आपको याद होगा जब नर्मदा छिपरा लिंक बनने की बात हुई थी तो दिग्विजय सिंह जी ने और उनके अधिकारियों ने कहा कि असंभव है, परंतु हमने उसे संभव कर दिखाया, और आज नर्मदा का जल छिपरा में जाता है। भोपाल के निवासियों को नर्मदा का जल मिले, इसे असंभव बताया, परंतु हमने लाके दिया। इस प्रदेश में सड़कें नहीं, गड्ढे थे, आज प्रदेश में शानदार सड़कें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सरकार की। आप झूठ बहुत बोलते हैं चैनलों पे आके। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको टोकूं, फिर भी मुझे लगता है कि आपको टोकना ही पड़ेगा। नर्मदा का जल भोपाल में कांग्रेस पार्टी लेके आई है, कांग्रेस पार्टी ने पैसा दिया, उसकी वजह से वो पैसा आया, वो योजना हमारी थी, हम लेके आए। कोलार का पानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी लेके आई। आप झूठ बोलते हैं चैनलों पर आकर। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप वो गलत तथ्य पर प्रस्तुत करते हैं चैनलों पर आकर। इस तरह की बातें मत कीजिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपको चुनौती देता हूँ कि मध्य प्रदेश में, भोपाल में नर्मदा का पानी अगर कोई लाया है तो कांग्रेस पार्टी लाई है, कांग्रेस पार्टी की योजना लेके आई है। केंद्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने पैसा दिया, और हमारी सरकार ने उस योजना को यहाँ पर मध्य प्रदेश में, भोपाल में लेके आए। कुछ नहीं मालूम है आपको, कुछ मालूम नहीं है। आप बगैर पढ़े लिखे चैनलों पर आते, केवल आपको झूठ बोलना सिखाया गया। आपको इस बात का भी चिंतन करना पड़ेगा कि आपके प्रवक्ता या जो तथाकथित नेता यहाँ पर बुलाए जाते हैं, उनको ये सीख दी जाए कि वो किस तरह से सही तथ्यों को रखें। झूठ बोले नहीं चैनलों पर आकर। आप चैनलों पर आकर झूठ बोलते हैं और अनर्गल प्रलाप करते हैं। आप अगर आपके नेता अगर ये देख रहे हो डिबेट, तो उनको देखना चाहिए ये तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चैनलों पर आते हैं, उनको कम से कम तथ्यों से अवगत करा के रखा जाए। रवि सक्सेना जी, और इसीलिए आपके साथ ये होता है। सुनिए नाजनीन जी, 30 सेकंड की बात सुन लीजिए। जी बोलिए। 2005-6 में जब नर्मदा का जल भोपाल लाने का काम हुआ चायगंज से,
तब माननीय ठाकुर रामपाल सिंह वह मध्य प्रदेश के पीएचई मंत्री थे और उनके उससे क्या होता है, उससे क्या होता है? पैसा किसने दिया? केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां से हमने आपको पैसा दिया, इस योजना को मंजूर किया और भोपाल में नर्मदा का जल आ सके इसको हमने सुनिश्चित किया। कोलार का पानी हम लेके आए, आप लेके आए क्या? आपने तो कुछ किया नहीं है। मैं तो आपसे पूछता हूँ, एक ऐसी योजना बता दीजिए कि 17 साल में जिसको शिवराज के और भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाए कि ये इन्होंने काम किया, कोई फैक्ट्री खड़ी की हो, कोई बांध बनाया हो, कोई आपने बच्चों के लिए IT सेक्टर लेके आए हो, कोई ऐसा काम किया हो तो बताइए। TCS बताइए कौन सा काम किया आपने? हाँ, बाबा रामदेव को जरूर आपने जो है वो रुचि सोया बेचकर उस पर करोड़ों अरबों रुपए का आपको लाभ दे दिया, वही काम किया है आपने। इसके अलावा सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, लेकिन चर्चा में ये जो निकल कर निष्कर्ष आया, सभी का बहुत शुक्रिया, लेकिन चर्चा में ये निष्कर्ष निकल कर आया कि चिंतन करने की जरूरत है, साथ ही चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश और देश के निर्माण के लिए अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए विपक्ष को सहयोग करना होगा, सुझाव देने होंगे और साथ ही सरकार को उनकी बातों को सुनकर अमल में लाना होगा ताकि देश का निर्माण बेहतर हो सके। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।